दोस्तों, हमारी आज की कहानी है औलाद का फर्ज। सुबह मोबाइल की घंटी बजने के साथ ही पीरिया की नींद खुल गई। इतनी सुबह किसका फोन होगा? इतना कहते ही उसने फोन उठाया। तभी उसकी भाई की आवाज आई। पीरिया, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। कल शाम से हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। उसने ये कहा और फोन रख दिया। करण जी अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारते हुए बिस्तर पर पड़े थे। अंतिम समय में उनकी पूरी जिंदगी जैसे उनकी आंखों के सामने गुजर रही थी। भाई की गरीबी देखते हुए उन्होंने कम उम्र में नौकरी करनी शुरू कर दी और फिर अपने कमाए थोड़े से पैसे लगाकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। माता पिता के आशीर्वाद से उन्हें सफलता मिलने लगी और रीता के साथ उनकी शादी हुई। तो दोनों ने मिलकर माँ बाप की देखभाल किया और बाकी की जिंदगी भी बखूबी निभाई। पहले उनका बेटा दीपक पैदा हुआ और उसके 3 वर्षों बाद बेटी प्रिया का जन्म हुआ। लेकिन करण जी का लगाव हमेशा अपनी बेटी से ही रहा। बेटे से पहले वो हमेशा अपनी बेटी को रखते। पढ़ाई में भी प्रिया बहुत अच्छी थी, जबकि दीपक हमेशा बहुत ही ज़्यादा नंबरों से पास होता था। उसे नालायक कहकर पुकारना पिता की आदत सी बन गई थी। बड़ी होकर प्रिया ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना शुरू कर दी और फिर बाद में अपने पैरों पर खड़ी हो गई, जबकि दीपक ने पिता का बिजनेस आगे बढ़ाया। माँ बाप ने बेटी को ससुराल विदा कर दिया और जब बहू लेकर आए तो ऐसा लगा मानो जैसे गंगा नहा बैठे। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। करीब 3 वर्ष पहले उनकी पत्नी रीता उसका साथ को छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। सारी पुरानी यादें उनकी आंखों के सामने किसी चित्र की तरह छप गई। उनकी आंखों में नमी बरकरार थी। करण जी के हालात खराब हो गए और उसके करीबी रिश्तेदार भी उनका हाल चाल जानने आ गए। सामने दीवार पर टंगी घड़ी शाम के 4 बज रही थी। बेटा, बहू और सभी रिश्तेदार उनके आस पास चिंतित हुए बैठे थे। पूरे घर में इतना सन्नाटा हुआ था कि एक सुई भी गिर जाती तो उसकी आवाज भी पूरे घर में गूंजती। आस पास बैठे रिश्तेदार खामोशी से उबने लगे थे। तभी अचानक एक बड़ी सी गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुकी और करण जी की बेटी प्रिया और उसका दामाद गाड़ी से निकलकर जल्दी से घर के अंदर पहुंचे। बेटा, बहू, पोता पोती और सगे संबंधी उसके बिस्तर के इर्द गिर्द ही बैठे थे। उनके बिस्तर के आस पास में ही बैठे थे। प्रिया और उसके पति के आने के साथ ही कमरे में चहल पहल होना शुरू हो गई। उसी का इंतजार था लोगों को। बेटी को देखते ही करण जी की आंखों में एक चमक सी आ गई। आते ही प्रिया रोते हुए अपने पिता से लिपट गई तो दामाद ने भी पैर को छूकर ससुर को प्रणाम किया। इस समय वकील साहब कमरे के अंदर आ गए। सभी रिश्तेदारों की नज़र उन पर ही टिकी थी। वकील साहब ने वसीयत पढ़नी शुरू की। मैं करण वर्मा, मैं अपना यह मकान अपनी बेटे और बहू के नाम में करता हूँ और मेरे दुकान पर केवल मेरे बेटे का ही हक होगा और मेरे बैंक अकाउंट पर जितने भी मेरे संपत्ति है उनका आधा हिस्सा मेरे बेटे और बहू का होगा। उसमें से 1/4 हिस्सा मेरे पोता पोती का और 1/4 हिस्सा मैं अपनी बेटी प्रिया को देता हूँ। वसीयत का ये बंटवारा सुनते ही जैसे आसपास खड़े सभी लोगों को एक अचानक झटका सा लगा कि करण जी जैसे आधुनिक विचार वाले व्यक्ति जो अपनी बेटी से इतना अधिक प्रेम करते थे, उन्होंने आज अपनी बेटी को बिल्कुल पराया कर दिया। प्रिया तो अभी भी बड़े सदमे में थी। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए भरे गले से बोली, पापा, आपने तो मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। अपने नालायक बेटे को आपने सब कुछ दे दिया और मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मैंने हमेशा इस समाज में आपका सिर ऊंचा किया और आपने मुझे ही पराया कर दिया। आप शायद ये भूल रहे हैं पापा, हमारा कानून बेटा और बेटी को माँ बाप की संपत्ति में एक समान अधिकार देता है। इस हिसाब से तो आपने मेरे साथ अन्याय किया। बेटी की आवाज़ में करण जी थोड़ा सा मुस्कुराए और कपकपाती हुई आवाज़ में बोले, बेटी प्रिया, तू हमेशा मेरे दिल की करीब रही। मैंने तो तुझे तेरे भाई से भी ज़्यादा प्यार किया है, लेकिन बेटिया, मैंने जो फैसला किया है वो सोच समझ कर ही किया है। तू इंजीनियरिंग करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी,
तो मैंने उसमें तेरा साथ दिया। जीवन के हर मोड़ पर एक पिता की जिम्मेदारियां मैंने अच्छी तरह से निभाई। तेरी पसंद की लड़के से तेरी शादी करवाई और उसे अपने दिल से अपनाया। अपना हर कर्तव्य हम लोगों ने बखूबी से निभाने की कोशिश की है। और रही बात कानून की वकालत तो मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन इतनी जानकारी ज़रूर है कि जिस अधिकार की तुम बात कर रही हो, वह अधिकार पिछली पीढ़ियों से चली आ रही है, पुश्तैनी संपत्ति पर होता है। और यह बात तो तुम्हें भी मालूम है कि जिस गरीबी में हमारे पुरखों ने जीवन जी है, उनके पास कोई संपत्ति ही नहीं थी। संपत्ति तो दूर की बात है, घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता था। आज मेरी संपत्ति का बांटने का हक सिर्फ मेरा है, और संपत्ति के इस बंटवारे के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। बेटी, जब तक तेरी माँ जिंदा थी, तेरी भाई भाभी ने हम दोनों की खूब सेवा की। 3 वर्ष हो गए तुम्हारी माँ को गुजरे हुए, लेकिन तेरे भाई भाभी ने मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखा। 1 वर्ष से मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ। तेरी भाभी ने पौष्टिक खाना बनाकर खिलाने से लेकर मेरे गंदे कपड़े धोने तक ये सब सारे काम दौड़ दौड़ कर किए हैं। तो मेरी बहू आजकल की लड़कियों की तरह अपनी जिम्मेदारी से पल्लू झाड़ सकती थी। मेरी संपत्ति तो मेरे मरने के बाद उन्हें मिल ही जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और मेरा बेटा दीपक, जिसे आज तक मैं नालायक बोलता आ रहा था, उस बेटे ने मेरी गंदगी तक साफ की है। रात रात तक बैठकर मेरे साथ मेरी टांग को दबाता है। भोजन का एक एक निवाला मुझे अपने हाथों से खिलाता है। और ये जो मेरा दोनों पोता पोती, जो दिन भर मेरे आगे ही मंडराते हुए मेरे दिल लगा कर रखती है, दादू दादू करते थकते नहीं हैं। इतना प्यार करने वाला परिवार शायद ही किसी को मिलता होगा। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और फिर बोले, बेटी, अंतिम समय में तेरी माँ तुझे याद करती रही, तुझसे मिलने के लिए तड़पती रही। अरे, अगर कुछ दिन उसके पास रहकर उसकी सेवा नहीं कर सकती थी, तो कम से कम 1-2 घंटे के लिए मिलने तो आ सकती थी। लेकिन तुझसे इतना तक भी ना हुआ। माना कि शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारियां निभाना ज़रूरी होती है, लेकिन कई बार ऐसी मजबूरियां आईं जहां मुझे तेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तेरी भाभी अकेली पड़ जाती थी। कई बार तुझे बुलावे भेजे, लेकिन तू बुलाने पर भी नहीं आई। अपनी मरती हुई माँ से मिलने से ज़्यादा जरूरी तुझे विदेश घूमने में लग रहा था। कहते कहते करण जी की सांस उखड़ने लगी। फिर बड़ी मुश्किल से केवल इतना ही बोल पाए कि मेरी केवल यही दुआ है कि मेरे बच्चे हमेशा सुखी रहे। ऐसा कहते ही उन्होंने अपना दोनों हाथ उठाकर उन सब की ओर देखते हुए आशीर्वाद दिया और हमेशा हमेशा के लिए परलोक सिधार गए। लेकिन जाते जाते दुनिया वालों के सामने एक मिसाल पेश कर गए और ये संदेश देकर गए कि अधिकार जताने से पहले फर्ज निभाना जरूरी होता है।